जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर, जहां आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहाँ पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर हैं आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर, जहां आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, सिधौली, सीतापुर। काकोरी कांड पर हुआ बड़ा खुलासा। नौटंकी बंद कराने को लेकर हुआ था षड्यंत्र, लोगों ने किए दावे, कानूनी जानकारों ने बताई अपनी राय। काकोरी कांड को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल सी मची हुई है। सपा व कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी अब पीड़ित पक्ष से मिल चुके हैं और पीड़ित दलित परिवार को 25,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी है। इस प्रकरण ने जहां एक तरफ राजनीतिक माहौल को जन्म दिया, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकरण पर लोग एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया था। विरोध बढ़ने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि लखनऊ के काकोरी में शीतला माता मंदिर परिसर में गलती से पेशाब हो जाने पर बीमार दलित बुजुर्ग रामपाल के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। पीड़ित रामपाल का आरोप है कि आरोपी स्वामीकांत गुप्ता और पम्मू ने उन्हें पेशाब चाटने और मंदिर परिसर धुलवाने पर मजबूर किया। पीड़ित ने थाने में शिकायत की, जिसके आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस ने घटना की निंदा की। बताते हैं कि लखनऊ के काकोरी कस्बे के शीतला माता मंदिर में बीमार दलित बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। पीड़ित बुजुर्ग की पहचान हाता हजरत साहब निवासी रामपाल के रूप में हुई, जो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। बीते सोमवार को रामपाल मंदिर प्रांगण में बैठे थे। इसी दौरान बीमारी के कारण उनसे गलती से मंदिर परिसर में ही पेशाब हो गई। आरोप है कि इस पर नाराज होकर स्वामीकांत गुप्ता और पम्मू, जो काकोरी के कटरा बाजार के निवासी हैं, उन्होंने बुजुर्ग को गालियां दी और मंदिर अपवित्र करने का आरोप लगाया। आरोप है कि रामपाल से मंदिर शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई गई और फिर मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया भी गया। इस दौरान रामपाल द्वारा जाति सूचक गालियां देने व मारपीट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। हाँ भैया, अब देखो जो भैया नेता लोग भैया लोग जो कहीं ना, अब हम कहा हम बताइए। वो कौन थे जिन्होंने जो इस तरीके की घटना की? पम्मू है। हाँ, क्या कुछ कारण रहा था? कारण का भैया, ये सामने पावा बने हुए हैं, हमको सांस दम आमद फूलत है, तो हम वहाँ पे पेशाब कर दिया था, चल नहीं पाए तो पेशाब कर दिया। वो जब आ गए तो हमको जरा दहशत खा गए, हमसे पूछा कब पेशाब किया, तो हमके भैया नहीं कहा कि इसको चाटो, तो हम अल्लाह करके हाथ से जो है हम चाट लिया। उसके बाद उठाए लात मारने की कोशिश किया कि लात मार देंगे तुमके पास ही जाग, यहाँ हमको दिखाई न देना। तब वो कैसे अपने घर चले गए, हम भैया बितरा उठा लिया, अपने द्वारे बैठ गए। अब इस मामले में जब एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद कई नेता भी आपके पास हाँ है। आश्वासन दिया गया है। हाँ भैया, अब देखो जो भैया नेता लोग भैया लोग जो कहीं ना, अब हम कहा हम बताइए। आपके पास सभी लोग आए हैं। हाँ। इस आपके मामले में मायावती जी भी हस्तक्षेप की हैं। अच्छा, यहाँ पर और लोग भी पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जा रहा है कार्रवाई को लेकर के? अब जो भैया हम कहा हम बताइए का, पुलिस इसमें सहयोग कर रही है। हाँ पुलिस, हम ये पूरा मोहल्ला के हमारे सब मदद कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ ये पुराना विवाद भी? नहीं भैया, हमसे कभी कोई दुश्मनी नहीं। ठौरिया हमारा ये घर बना हुआ है और ठौरिया मंदिर है, रात दिन हमारे यहाँ लेटना बैठना है। हमसे कभी 3 महीना भी नहीं भाई, मगर मान लीजिए क्या रचाव होगा। ये कहाँ पर रहते हैं? ये कटरा बाजार है, अंदर कटरा बाजार में रहते हैं। पीड़ित रामपाल ने घटना के बाद काकोरी थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत की और न्याय की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामले में एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस
मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं है कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए, परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक्स पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि लखनऊ में एक आरएसएस वर्कर ने एक बुजुर्ग दलित आदमी को अपना पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया। बुजुर्ग आदमी एक मंदिर के आंगन में बैठा था जब बीमारी की वजह से उसने गलती से पेशाब कर दिया। पार्टी ने दावा किया कि गुस्से में एक आरएसएस वर्कर मौके पर पहुंचा और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसे पेशाब चाटने को मजबूर किया। हालांकि पुलिस ने कहा कि आरोपी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। इसी के बाद लाखन आर्मी के लोगों ने घटना स्थल पर पहुंचकर इस प्रकरण पर अपनी नाराजगी जताई और लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए तथा आरोपी स्वामीकांत की मेडिकल रिपोर्ट न दिखाने के भी आरोप लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। कि कार्रवाई कोई नहीं करी जा रही है। यूपी में जात दे के कार्रवाई की जाती है और वो विपक्षी जिस जात का है उसको दामाद बना के वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है दिल का दौरा। हम लोग आए हुए 2 घंटे हो रहे हैं और परिवार कल से मांग कर रहा है कि हमें उसकी मेडिकल की रिपोर्ट दिखा दीजिए, ईसीजी दिखा दीजिए और जितनी भी जांचें कोई नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मामले को ठंडा करने का इंतजार किया जा रहा है। आप सोचिए यूपी जैसे इलाके में जहां पे मुख्यमंत्री 52 कालिदास मार्ग में बैठते हैं और उन्हीं की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी और उनके वंशज पासी समाज को आज मानव मूत्र चटाया जा रहा है। यहाँ पर बेवकूफ बनाने का बात समझ लीजिए। ये मेडिकल रिपोर्ट जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जो देखिए मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं। हाँ। हम भी लोग पढ़े लिखे, आपने मांगा रिपोर्ट दो मुझे, वो दिखाएं। यहाँ सब लोग बताया जा रहा है, आपके बताने से हम थोड़ी नहीं मान लेंगे। हाँ। बंधुआ मजदूर है क्या? हाँ। बंधुआ मजदूर नहीं है। बताइए। हाँ। अब यू बताओ तुमका सामना करे चाहिए, हम कहीं दादा से मुकदमा वापस ले वाले। हाँ। यू दादा मुँह चाट ले, यू चाट ले। पम्मू जिसे कहना चाहिए ड्रामा ना करो, ठीक है? आओ यहाँ दादा मुँह दे चाट ले, काम खत्म है। खाली मूली मुकदमाबाजी में क्या करो? तुम हो पड़ोसी है, हम लोग भाईचारा मिला फिर रहा है, लेकिन चाटे परी चाटे अब मुकदमा वापस लोग मिले चाहिए। पम्मू घर वाले लोगों ने मिले चाहिए। इधर लड़का खड़ा है, कहा अरे भैया हो आओ। हाँ ठीक है, मुझसे मुलाकात हुई। अरे पम्मू घर वाले देखा है, सब वीडियो जा रहे हैं उनके पास। आवे बाबा मुँह दे चाट ले, काम खत्म। हम लोग थोड़ा समझौता लिखवा दी। हाँ क्या करना? मैडम जेल में भी तो अस्पताल है क्या? जेल में हॉस्पिटल नहीं होता है? कोई अटैक उसको नहीं है, बेवकूफ बनाने की बात है। हम थाना अध्यक्ष एसएचओ महोदय काकोरी से 1 घंटे से ईसीजी की रिपोर्ट मांग रहे हैं। आप हमें ईसीजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? आप दीजिए ना ईसीजी की रिपोर्ट। अगर आप, मैं कहता हूँ चलो हम नेता है, आप हमको मत दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जाके मांग लीजिए। एक बार आप ट्राई करिए कि अगर उसको अगर अटैक है तो आप ईसीजी की रिपोर्ट दे दीजिए, हम भी दिखा देते हैं, काम खत्म। काकोरी पेशाब कांड मामले ने सियासी गलियारों में हलचल सी मचाई है। इसके बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए रामपाल की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और पुलिस अभिरक्षा में आरोपी स्वामीकांत और पम्मू का इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित दलित रामपाल की बहू ने इस पूरे प्रकरण को गलत बताया और एफआईआर को भी झूठा बताया है। उन्होंने रामपाल द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया और आरोपों को फर्जी करार दिया है। इसके बाद काकोरी लघुशंका कांड में अब सबसे बड़ा यू टर्न आ गया है। रामपाल की बहू का दावा है कि स्वामीकांत को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई है। नौटंकी बंद कराने के कारण यह पूरी कहानी रची गई। अब रामपाल की बहू पुष्पा रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल काकोरी में बुजुर्ग से कथित लघुशंका चटवाने के मामले में अचानक एक नया मोड़ सामने आया, जिस घटना ने प्रदेश की राजनीति में उबाल सा ला दिया था। अब उसी पीड़ित परिवार की बहू पुष्पा रावत ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रामपाल की बहू पुष्पा रावत ने न सिर्फ आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को फर्जी और साजिश करार दिया, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अपने ही घर में हुए उत्पीड़न में ही न्याय नहीं मिल पाया था। अब इस नए खुलासे ने मामले की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित के घर से ही उठा विरोध का स्वर अब सियासी गलियारों में हलचल सी मचा रहा है। रामपाल के सबसे छोटे बेटे की बहू पुष्पा रावत ने मीडिया के सामने आकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी है। पुष्पा रावत ने यह भी दावा किया कि यह पूरा घटनाक्रम महज एक नौटंकी थी और स्वामीकांत को फंसाने के लिए यह एक गहरी साजिश रची गई है। आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? पुष्पा रावत।
तो ये जो रामपाल जी के साथ ये हादसा हुआ है, ये आपका कौन है? ससुर है मेरे। अच्छा, हुआ है आपके ससुर जी के साथ जो होहल्ला हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई में जो है सच्चाई है, वो मोल नहीं चढ़वाया, ये बात हम गारंटी ले रही हूँ। पेशाब चटवाने वाली बात गलत है। हाँ, ये बात गलत है। वो ऐसा करवा नहीं सकते, अपने अच्छे इंसान वो खुद हैं, भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, पर ये मूत नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, ये फर्जी स्वभाव हला ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हाँ, ये सफल समझ लो खाली बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तने हैं खाली, मरीज लोग हैं, कुछ लोग है ना, ये सब खाली तने हुए ताने में खाली हैं बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये बम्बे वाले लोग कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छे हैं, फिलहाल गलत नहीं है, गलत भी कहते नहीं है। गलती करोगे तब भले कर देंगे, वरना ऐसे खड़ते नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं, हमको आए लमसम यहाँ हो गए 16 साल, वो हो गए यहाँ पे आते हैं, और समझ लो 16-3-5 साल हमारे आदमी खत्म हो रहे हैं। 3 साल से हमारे ससुर लोग भी गंदी गंदी गाली देते हैं। ये लोग अपना न्याय मांग रहे हैं सब, है ना, और हम इंसान नहीं है, हमको तो चाहिए न्याय। हमारे संग तो मर्डर हुआ है, तो कोई वो नहीं है, ना वो जेल गवाह है, ना कहूँ गवाह है, वो तो अपना घूम रहा है। अभी 19 तारीख के यहाँ हमका गाड़ी बक रहा था, खुला हमारा जेठ गरिया रहा था, तुमको हम मार डरेंगे दिवाली के बाद, तुमको हम रखने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। आपके साथ जो घटना हुई, आपको न्याय नहीं मिला? हाँ, न्याय हमारा कोई नहीं मिला। और ये जो आपके ससुर जी के साथ सब कुछ हुआ है, इसमें भी आपको कोई सच्चाई नहीं दिख रही? हमका सच्चाई नहीं दिख रही। जब वो उल्टा हमको फंसा देते हैं, तो उल्टा बम्बा लालों को भी फंसाया जा रहा है। जब हमसे कहते चौकी पे जाओ, जब चौकी पे जाते तो सारा मसला हमरे पर थोप किया जाता है। जब हमारे संग उल्टा होता है तो उनके संग क्यों नहीं उल्टा हो रहा है? तो उनको साजिश के तहत फंसाया गया है? हाँ, बस उनको फंसाया जा रहा है, बस उनका और कुछ भी नहीं हुआ। और मोहल्ला वाले सब हमारा मोहल्ला लड़की सच्चाई पर चले, हमारा जान का लेवा हमला हुआ रहा, मोहल्ला वाले क्यों नहीं आवाज उठाई है हमरे खिलाफ? तब न उठाई मुझसे आवाज, काहे नहीं आवाज उठाई? तब तो आवाज उठाई नहीं हुआ। हम गरीब रहा ना, इसलिए कोनो आवाज नहीं उठाई। बम्बा वाले हैं, पैसा वाले हैं, तो इसीलिए सब लोग लाग गए हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, जो सच है बस वही सच है। ये खाली इनका समझ लो खाली फंसाया गया है, इन नौटंकी के समझ लो भड़ास रहे, निकाली गए इनके निकाली कांड में समझ लो। और हमसे कोई मतलब नहीं है। मीडिया वाले आते बस एक बहू एक लड़का, एक बहू एक लड़का खाली बताते हैं, हमारा नाम नहीं चलाते हैं। पति का नाम हमारे सिगुआर है ना, हमारे नाम हमारा चलाते हैं, उनका भी कुछ नहीं कहते हैं। बस एक लड़का एक बहू गाते हैं, खाली पोता गाते हैं, बस समाज में खाली ये सब करते हैं। और कौशल किशोर को वहाँ भी गए, हम कौशल किशोर के वहाँ भी गए, वो फोन कर दिया, पुलिस आई, इनका उठा ले गए, उठाने के बाद वो नाटक कर दी, फिर छोड़ दी पुलिस। तब से कोई कार्रवाई नहीं है, तब से कोई कार्रवाई है ही नहीं है। और फिर आए दिन गरिया रहा उनका। दलित रामपाल की बहू पुष्पा रावत द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। रामपाल की बहू ने न सिर्फ पूरे घटनाक्रम को फर्जी करार दिया, बल्कि एफआईआर को भी झूठा बताया है। इस घटना के बाद वैश्य समाज के कई लोग रामपाल द्वारा आरोपी बनाए गए स्वामीकांत के घर पहुँचे और उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। दरअसल स्वामीकांत के बड़े भाई रमाकांत का आरोप है कि मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा अश्लील नृत्य करवाया जाता था, जिसको उनके परिवार द्वारा बंद करवाया गया था, जिसकी वजह से यह सभी लोग साजिश रच रहे थे और एक बड़े षड्यंत्र के तहत इस मामले को राजनीतिक रूप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता ने आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की व हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदू समाज को विखंडित करने की साजिश के तहत लखनऊ के काकोरी में वैश्य समाज व्यापारी समाज के भाई स्वामीकांत गुप्ता के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस घटना में पीड़ित वैश्य समाज व्यापारी समाज के भाई को न्याय दिलाने के लिए आज प्रदेश के कई जनपदों फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, बांदा व सरेनी आदि से पहुंचे वैश्य समाज के साथियों का नेतृत्व करते हुए पीड़ित स्वामीकांत गुप्ता के निवास पर पहुंचा और उनके भाई श्री रमाकांत गुप्ता व अन्य परिवारी जनों को आश्वस्त किया कि आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शासन स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी, निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा, न्याय की जीत होगी और वैश्य समाज के साथ संपूर्ण हिंदू समाज षड्यंत्र में फंसकर विखंडित नहीं होगा। समाज के लोग सभी यहाँ आकर के माननीय रमाकांत जी से हम लोग आकर मिले हैं और उनसे उनकी पूरी बात जानी है कि क्या आपके साथ घटना घटी है। उन्होंने जिस तरह से बताया है, मुझे निश्चित तौर से उनको विश्वास है कि ये समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ विपक्षी लोग वो सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं,
ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू समाज आपस में रह करके एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें। उनको लग रहा है कि किस तरीके से हम षड्यंत्र के तहत इनको हम फंसाने का काम कर किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और बनिया समाज हमेशा दान धर्म पुण्य समाज की सेवा में हमेशा अग्रणी रहा है। वो कभी भी किसी भी समाज का कहीं से भी वो अपमान नहीं कर सकता है। हमेशा वो समाज को कुछ देने का काम करता है। ऐसे समाज कभी भी आप कहीं देखते होंगे कि हमारा समाज वह समाज जो लोगों की केवल सेवा करने का ही संकल्प लेता है, सेवा ही कर्तव्य है वह समाज का। और जो ये भी षड्यंत्र रचा गया है, निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी जब समझ में आ जाएगा तो ये समझता है, मुझे लगता है सम्मानजनक तरीके से सरकार भी इस पर जो है पूरी चिंतन कर रही है, सारे समाज के लोग भी चिंतन कर रहे हैं। और जैसे जी की भ्रमित किया गया है, वो भ्रमित जो किया गया है, वो निश्चित मुझे विश्वास है कि हमेशा सत्य की जीत हुई है। वह समाज निर्दोष है और कहीं से कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा रमाकांत जी का। आज पूरे कानपुर ही नहीं, फतेहपुर लखनऊ जनपद के लोग और हमारे बांदा से हमारे समाज के बाराबंकी के लोग, पूरे समाज के लोग आज माननीय रमा संडीला से आज माननीय रमाकांत जी से मिलने आए थे और अपनी उनके साथ में कि आप परेशान ना हो, इस विषम परिस्थितियों में समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कदम पे कदम आपके साथ है। आप बिल्कुल कहीं पर भी चिंतित ना हो। अखिल भारतीय दोसर वेद महासभा की हमारी पूरी टीम कानपुर, लखनऊ, संडीला, फतेहपुर सब जगह से सारे लोग, बाराबंकी से सभी लोग आए हुए और सब आपको समर्थन देने, और हम चाहते हैं वैश्य समाज के साथ जो ये उचित कार्रवाई हो रही है इसका प्रबल रूप से विरोध किया जाए और हिंदू समाज को विखंडन करने के लिए जो ये साजिश रची गई है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के साथ कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए तथा दूसरे पक्ष को न सुनने के भी आरोप लोगों ने सोशल मीडिया पर लगाए हैं। जिसके बाद हमारी टीम लखनऊ के काकोरी गांव पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया तथा दोनों पक्षों से बातचीत की। रामपाल द्वारा आरोपी बनाए गए स्वामीकांत गुप्ता के बड़े भाई रमाकांत गुप्ता वर्तमान में आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। इनका परिवार लगभग 1980 के दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है तथा कई सामाजिक कार्यक्रमों में इस परिवार ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। काकोरी के शीतला माता मंदिर पर हुए प्रकरण की सटीक जानकारी लेने के लिए जब हमारी टीम मंदिर पहुंची तो पता चला कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीनतम व पौराणिक शिव मंदिर है। मंदिर में मौजूद वन खंडेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू है। आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के बड़े भाई रमाकांत गुप्ता वर्तमान समय में मंदिर के प्रबंधक हैं। मंदिर के ठीक सामने दलित रामपाल का घर है। रामपाल अक्सर मंदिर परिसर में मौजूद तालाब के किनारे बने सत्संग हॉल के बाहर बैठे रहते हैं। घटना वाले दिन तालाब के किनारे बनी बेंच पर रामपाल बैठे हुए थे। सूत्रों का दावा है कि दिवाली के दिन पूजा करने के बाद स्वामीकांत अपने घर की ओर निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आरोपी रामपाल सत्संग हॉल पर पेशाब कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और वहां से जाने को कहा। जिसके बाद स्वामीकांत अपने घर चले गए और रामपाल ने भी अपने कृत्य की क्षमा मांगते हुए अपने घर चले गए। अगले दिन जब इस प्रकरण की जानकारी रामपाल के परिजनों व अन्य लोगों को हुई तभी कुछ असामाजिक लोगों ने इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दिया और मामले को तूल पकड़वाना शुरू कर दिया। आरोप है कि एक स्थानीय किसान नेता ने कुछ असामाजिक लोगों के साथ मिलकर इस मामूली से विवाद को पेशाब कांड के रूप में पेश किया। वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह भी लिखा कि कुछ असामाजिक लोगों ने एक कथित किसान नेता व एक अन्य राजनेता के साथ मिलकर धन के लालच में इस पेशाब कांड को बढ़ावा दिया। किंतु इस प्रकरण ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक रूप ले लिया। जब हमारी टीम ने इस प्रकरण के कारण का पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इस मंदिर परिसर में पितृपक्ष के दौरान नर्तकियों द्वारा अश्लील नृत्य स्थानीय लोगों द्वारा करवाया जाता था। चूँकि रमाकांत गुप्ता मंदिर के प्रबंधक है और मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर अश्लील नृत्य कराना असामाजिक माना जाता है, इसी के चलते उन्होंने तत्कालीन लखनऊ के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर नृत्य बंद करवाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने नृत्य को बंद करवा दिया था। तभी से कुछ स्थानीय लोग रमाकांत गुप्ता व उनके परिवारीजनों से रंजिश मानते थे। दिवाली के अगले दिन जब उन लोगों को इस घटना के विषय में जानकारी मिली तो उनके दिमाग में पेशाब कांड ने जन्म ले लिया और उन्होंने इस मामले को
एक बड़े षड्यंत्र के तहत तूल पकड़वाना शुरू कर दिया। पूरे प्रकरण में यदि तथ्यों की बात की जाए तो आरोपी रमाकांत की उम्र लगभग 65 वर्ष है, वहीं पीड़ित रामपाल की उम्र भी लगभग 68 वर्ष है। आरोपी स्वामीकांत गुप्ता एक सामाजिक व्यापारी हैं। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिए हैं। काकोरी क्षेत्र में इनकी छवि एक शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में है। ऐसे में एक अत्यंत शांत स्वभाव वाले स्वामीकांत पीड़ित रामपाल से मानव मूत्र कैसे चटवा सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। मानव मूत्र चटवाना एक बड़ा काम है। इस प्रकार का कृत्य दबंग किस्म के लोगों द्वारा करना संभव है, किंतु व्यापारिक शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना तब असंभव है जब उस व्यक्ति की छवि एक शांत व्यापारी के रूप में क्षेत्र में हो। इसी के साथ पीड़ित रामपाल की बहू ने भी इस घटना को साजिश करार दिया और फर्जी बताया था। इस प्रकरण पर हमारी टीम ने स्वामीकांत गुप्ता के बड़े भाई व उनके बेटे व अन्य क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन लोगों ने क्या कहा, यह आप सुने। काकोरी कांड को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। काकोरी कांड में लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो इसको सियासी रंग देने पर तुली हुई है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेशन पीड़ित जन से मिलने आया। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस घटना को लेकर संज्ञान लिया था। सभी प्रकार से आरोपी बनाए गया है जो पम्मू गुप्ता जी हैं, उनकी बात नहीं सुननी जा रही। वास्तव में क्या हुआ था उस दिन और क्या नहीं हुआ था, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप कहां तक सही हैं, इन्हीं सवालों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ उन्हीं पम्मू जी के बड़े भाई हैं। उनसे हम जानेंगे कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, काकोरी कांड को लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह पर यह कांड फैला हुआ है। सियासी गलियारों में भी इस काकोरी कांड की धूम है। वास्तव में उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दीपावली की रात थी। जैसे की परंपरा है कि हम लोग देवालय में जा करके मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये वास्तव में जहाँ की घटना है, ये क्षेत्र का ही नहीं अपितु और कई जिलों में इस धार्मिक और पौराणिक स्थल की मान्यता है, और स्थानीय लोगों के अतिरिक्त भी दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी मनौती मानने आते हैं। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो मनखंडेश्वर नाम के से जाना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि वो उसका प्राकट्य जो है स्वयं भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए थे। कभी वो बड़ी कहानी है, लेकिन वास्तव में वो स्वयंभू शिवलिंग है, ऐसी लोगों की मान्यता है। वो दीपावली की रात में दीपक जलाने के लिए गए। उसके बाद में जब ये वापस आ रहे थे तो वहीं पर सामने रहने वाला एक रामपाल नामक व्यक्ति जो है वो वहीं परिसर में ही ज्यादातर लेट जाता है, मंदिर के परिसर में। और यथासंभव हम लोग कभी किसी चीज की आवश्यकता हुई तो हम लोग उसको जो है मुहैया भी करा देते हैं। तो उसको देखा कि वो सत्संग भवन के चबूतरे पर बैठकर पेशाब कर रहा है। तो जब देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई रामपाल ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है पानी जो है वो गिर गया है, डाला है हमने पानी। तो उन्होंने थोड़ा सा कड़ाई से पूछा कि सच सत्य बताओ, तुम तो रोज यहाँ लेटते हो, लेकिन सत्य सत्य बताओ क्या है? तो उसने कहा भैया हम पेशाब कर रहे थे और पेशाब हमने की है, लेकिन अब हम कल से यहाँ पर आप गंदगी नहीं पाएंगे, ना हम यहाँ पेशाब करेंगे और ना हम कोई गंदा काम करेंगे। अक्सर वो बीड़ी पी करके वही डाल देता था। खैर बीड़ी तक तो ठीक है, लेकिन अब वहां पर जा करके लोग शंका करे, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर देखेगा भक्त है भगवान का तो तुरंत टोकेगा कि धार्मिक स्थल पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने क्षमा मांगी और उसके बाद में फिर सामने उसका घर था और वो चला गया कि अपने वापस आ गए घर। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व जिनको आप कह लीजिए, और कुछ वो वहां पर मंदिर पर जो है अच्छा कार्य न हो और वहां पर हमारा वर्चस्व हो जाए, इस भावना से काम करने वाले लोग द्वेष के कारण उन्होंने उस छोटी सी बात को जो है बहुत बड़ी बात बना करके प्रातः जो है
जा करके उसके हाथ से FIR जो है दर्ज करवा दे। उसके बाद में जैसा कि हमको मालूम हुआ लोगों से कि हमको यहाँ पर लोग दादू के नाम से ज्यादा जानते हैं, नाम से कम जानते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा दादू ये वास्तव में और कुछ नहीं है, ये कुछ राजनीतिक लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए, और वहां पर एक जो है अश्लील नृत्य होता था उस मंदिर के परिसर में काफी इधर 10-12 सालों से। पहले नौटंकी की परंपरा थी तो उसमें अश्लीलता नहीं थी, लेकिन जब ये अश्लीलता हो गई तो हम चूंकि मंदिर के प्रबंधक है इस नाते हमने भी कई बार उनको कहा कि ये मंदिर के प्रांगण में इसकी जो है मर्यादा है, धार्मिक स्थल है, ये जो आप कराते हैं ये ठीक नहीं है। अगर यही कराना है तो कहीं दूसरी जगह कराओ। जैसी कि परंपरा है कि यहाँ नौटंकी होती थी, मैं नौटंकी का आज भी विरोध नहीं करता हूँ। वो मथुरा और वृंदावन के आते थे और वहां पर रासलीला होती थी बहुत देर तक, उसके बाद में कोई धार्मिक मंचन वो कर देते थे ड्रामा का। तो उसको जो है जब विकृत स्वरूप उसका हो गया तो हमारे जब कहने से वो नहीं माने तो फिर हमने कमिश्नर साहब से मिलकर एक एप्लीकेशन दी और उनका जो है उस पर विशेष जो है ये उनका रोष भी रहा। ऐसा सुना जब तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है वहां पर, तो उन्होंने नीचे के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि ये वहां पर कतई अब ये कृत्य नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग जो इसके प्रेमी हैं कि नहीं वेश्याओं का भी नृत्य वहां आपने बंद करा दिया, तो ये सब चीज और राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी ये कुल मिला करके उन लोगों एक झूठा मनगढ़ंत जो है एक बना करके और FIR जो है उन्होंने दर्ज की। ये आपने बड़ी बात बताई कि जो वहां पर अश्लील नृत्य हो रहा था उस नृत्य को बंद करवाया गया, जिसके बाद में जिसके विरोध में इन लोगों ने ये प्लान बनाया, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया। ये वास्तव में उनका मंतव्य था कि हम इसको इतना हाईलाइट कर देंगे कि ये जो है डर जाए और जो हमारी मनमानी हो वहां पर उस स्थान पर। अब इसके अतिरिक्त भी वहां पर जो है एक कुटिया बनी है, वहां आप जाइए तो वहां पर आपको गांजा और भांग और शराब की बोतलें मिलेंगी, वो भी मंदिर के परिसर में ही है। तो आज उनके मन में ये भी था कि आज को इन्होंने नृत्य बंद करा दिया, कल ये भी बंद कराएंगे, इस पर भी प्रयास करेंगे। तो ऐसा जो है और उसकी जो है बहू ने, आप एक वीडियो देखेंगे तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमारा अगला सवाल भी इसी और था कि उनकी बहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें जो मूत्र छिटवाने की बात सामने आई थी उसको उसी की बहू ने नकार दिया है। जी, ये वास्तविकता यही है, क्योंकि बहू सामने रहती है और सामने ही उसका घर है, तो वो सारी जो है घटना को जानती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था रात में, और वो अपने घर चले आए थे और ये वापस चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भड़का कर दिया। ये जो है हमारे जो है भाई के विरुद्ध जो है साजिश रची, एक षड्यंत्र बनाया, और उसका परिणाम ये है कि आज हमारे भाई को बड़ा ही मानसिक आघात लगा है और उनका आप समझिए कि ब्लड प्रेशर इतना उनका जो है वो गिर गया कि उसी दिन वो घटना वाले दिन शाम को बेहोश हो गए। उनको ला करके फिर जो है ट्रीटमेंट दिया गया है, और ईश्वर जो करेगा, हम सत्य का जो है साथ हमेशा ईश्वर देता है और सत्य की ही विजय होती है। झूठ की बदली सूर्य को ढक सकती है लेकिन उसको अस्त नहीं कर सकती है। इसलिए हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और ईश्वर पर भी पूरा विश्वास है कि इस घटना में जो दोषी लोग हैं उनका पर्दाफाश भी होगा, और जो है जो ईश्वर न्याय करेगा वो सत्य सबके सामने है। इससे पहले भी कभी इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया? वो इतने सरल हैं कि उनकी बोली भी जो है, अगर वो बैठे होंगे कमरे के तो कमरे ही के लोग उस बोली को सुनेंगे, बाहर आवाज नहीं जाती। जो पीड़ित पक्ष है जिसने आरोप लगाया है कि हमारे साथ ये घटना हुई है, उस व्यक्ति के द्वारा, जब भी आपने बताया कि वो जो व्यक्ति है रामपाल, वो वहीं पर मंदिर परिसर में पेशाब कर रहा था, क्या इसके द्वारा इससे पहले भी इस प्रकार का कोई कृत्य किया गया? ऐसा है
कि हमारे भाई के द्वारा कभी किसी से आज तक कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ और वो बड़े सरल स्वभाव के हैं। 67 साल की उनकी अवस्था है और आज तक उनके जीवन में कभी इस प्रकार की क्या कोई तेज बोलने की भी बात सामने नहीं आई। यहाँ के पूरा क्षेत्र जानता है और जो क्षेत्र के वास्तव में जो हमारे परिवार के विषय में भी जानते हैं, तो वो उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने की चेष्टा है। ये पूरे क्षेत्र के लोग हैं। इन्होंने एक पूरी दबंग की भूमिका बना दी आपके भाई की, जिस प्रकार से वर्तमान की स्थितियां हैं। वो वास्तव में जो लोग इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं वो स्थानीय हैं और उनको पैसे का लालच दे करके वो उनसे कहलाया जा रहा है। आज हमकी जेब में अगर उससे ज्यादा पैसा रख दे तो मेरे पक्ष में बोलने लगे। ऐसे लोगों के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, उसमें कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति और पैसा समाज का कोई भी व्यक्ति जो है नहीं बात कर रहा है इस विषय में कि वो जो है वो दोषी है। सभी लोग कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और जीवन में कभी भी उनके साथ कोई भी, और तो छोड़ दीजिए तू मैं भी नहीं हुई। रामपाल और उनके घर वालों द्वारा ये बात बताई गई कि वो बीमार हैं, खांसी उनको आती है और हार्ट के पेशेंट हैं। ऐसे में जब वो खांसते हैं तो उनको पेशाब स्वतः हो जाती है। देखिए, अगर उनको स्वतः पेशाब हो जाती तो जहां पर वो बैठे थे वहीं पर पेशाब होती। वो उठकर गए हैं वहां पर पेशाब करने के लिए, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो है उनको फांसी से, अगर जब वो लेटे थे या बैठे थे वहां पर बुर्ज बनी है चारों तालाब के, तो एक बुर्ज पर ये रोज लेटते हैं, रात्रि भर वहीं रहते हैं और अगर उनको ऐसी कोई स्थिति थी तो पेशाब वहीं हो जानी चाहिए थे। वो सत्संग भवन के चबूतरे के पास वो क्यों गए थे? तो ये तो मन गढ़ंत है कि उनको पेशाब अपने आप हो जाती थी और खांसी आई पेशाब हो गई। ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं और इसके पीछे कोई जो है ऐसी सत्यता नहीं है कि वो जो है उनको अभियुक्त बनाया जाए या उनके प्रति जो षड्यंत्रकारी है उनके मुंह से भी कभी कभी ये निकला है कि ये ऐसे व्यक्ति नहीं थे। चारों भाई ने हमें कभी कोई किसी प्रकार की उनसे शिकायत नहीं रही, हम लोग 4 भाई हैं। ये उसने कहा, एक छोटे से वीडियो में भी उसने संकेत दिया है। तो इस नाते अब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किस प्रकार से हमारे परिवार को जो है उसकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। और मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। इसी बात को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। जी, हम अपने परिवार में जो है हम संघ के कार्यकर्ता है। हमारे पास दायित्व भी है 3 जिलों का, रायबरेली, लालगंज और लखनऊ जिला। और बाकी जो है हमारे भाई जो है वो उनके पास समय ही नहीं है, वो केवल अपना व्यापार देखते हैं और अपना परिवार देखते हैं, थोड़ा बहुत समाज देखते हैं। सामाजिक कार्य कभी हुआ तो उनकी उपस्थिति रहती है, लेकिन वो वास्तव में 67 साल के जो व्यक्ति होगा वो कभी जो है वैसे भी नहीं कभी उनका जो है ऐसे पचड़ों में कभी वो फंसे नहीं, ना उनका कोई रुचि है। और जब 67 साल की अवस्था है तो वो क्या कर सकते हैं किसी के लिए? वो ना तो उन्होंने आज तक अपशब्द कभी प्रयोग किया, ना कभी उनसे तू में लड़ाई झगड़ा हुई। इस प्रकरण को लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके कुछ राजनीतिक सिद्धि के लिए, स्वार्थ के लिए और मेरे परिवार की छवि धूमिल करने के लिए संघ का भी नाम लिया है। और संघ तो जोड़ने का काम करता है, वो तोड़ने का काम नहीं करता है। हम तो सर्व समाज, जितना भी हिंदू समाज है, हम पूरे समाज को साथ में लेकर चलने की जो है वो संघ की जो है वो एक प्रक्रिया है। और हम नहीं चाहते हैं कुछ लोग इस समाज को जो है वो कुछ ताकते हैं, जो वो विघटनकारी जो है वो बन करके आती है, वो समाज को तोड़ने का प्रयास करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस घटना को वो पोस्ट किया था और भाजपा से इसको जोड़ते हुए इस घटना को दिखाया था। क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में? वास्तव में वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको तथ्यों की जानकारी करके कि वास्तविकता है क्या,
हमसे कोई कहे आके कि अमुक कार्य हो गया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो हम उस कार्य को जानकारी तो लेंगे कि सत्यता क्या है। वो उनको सत्यता का भान नहीं था, जैसा कि उनके पार्टी के लोगों ने जाकर के बताया और उसको एक रंग देना था राजनीतिक, इस नाते उसको जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ करके वो अपना बयान दिया है, उसमें भी बिल्कुल सत्यता नहीं। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। काकोरी कांड में आरोपी बनाए गए स्वामीकांत जी के बेटे हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही है और वर्तमान में स्वामीकांत जी की तबीयत भी खराब है। उनसे इनके बेटे से जानेंगे कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी इस समय कैसी स्थिति है, क्या हालचाल है उनके। उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? उस दिन वास्तव में पिताजी हमारे मंदिर गए थे और वहां से लौट रहे थे, तो रामपाल हैं, ये पेशाब करते पापा को दिखे हमारे। तो ये पापा ने पूछा कि रामपाल जी क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि जो है भैया जो है पानी पी रहे हैं, हम पानी गिरा हुआ है, पानी पी रहे हैं। तो पापा ने कहा नहीं पानी तो नहीं पी रहा, मतलब लग रहे पेशाब कर रहे। तो उसने कहा कि जो है भैया जी थोड़ी गलती हमसे हो गई है। तो पापा ने अच्छा ठीक है गलती हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा अगर तुम्हें पेशाब हो जब ऐसे मतलब पेशाब करोगे तो ये मर्यादित है, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने घर पर सो जाकर, यहाँ पे ना सो जा करो मंदिर में। तो उसके बाद जो है उसने भी कहा कि ठीक है भैया हम जा रहे हैं। पापा अपने घर चले आए, वो अपने घर चला गया। पेशाब चटवाने की और मंदिर धुलवाने के आरोप लगाए गए हैं। अब पेशाब चटवाने मंदिर धुलवाने भैया, अब कोई भी हो कोई भी पेशाब नहीं चाट सकता, कोई भी अगर है कोई भी पेशाब करे पेशाब चाट ले, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। या तो मतलब कोई मतलब बहुत ज्यादा किसी का प्रेशर हो, और फिर और हमारे पिताजी भी बुजुर्ग हैं, वो भी मतलब सब उम्र के उनके हैं, मतलब कोई ये तो है नहीं कि कोई बहुत छोटे हैं उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो बूढ़े हैं तो उनका दबाव बन गया, ऐसा तो है नहीं। बराबर की उम्र के हैं दोनों लोग, बड़े हाँ बड़े ही हैं, बल्कि 2-3 साल पापा जी हमारे बड़े ही हैं। और उसके बाद आपको बताया हमारे पिताजी के जो है आज से 6-7 साल पहले उनके ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से उनको जो है पैरालिसिस का अटैक पड़ा था और करीब मानिए 5-6 महीने तक जो है बिस्तर से उठे नहीं थे। उसके बाद से उनकी जो हेल्थ है तो वो सही नहीं हुई आज तक। जो चलते हैं तो धीरे धीरे चलते, कभी लड़खड़ाते हैं तो सहारा लेते हुए चलते हैं। और जो पैरालिसिस मुंह पर भी है तो बोलने लेकिन उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आवाज भी धीमे निकलती है। तो ये मानिए वो जब चल नहीं पाते हैं सही से, सहारा लेकर चलते हैं तो किसी को क्या मारेंगे, और जब वो बोलने में भी उनको दिक्कत है तो वैसे भी मतलब धीरे बोलते थे, अब जब से बीमार हुए तब से और ज्यादा उनको दिक्कत है तो धीरे धीरे बोलते हैं, तो किसी को क्या कह सकते हैं। विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से पता चला है कि वर्तमान में उनकी हालत सही नहीं है और वो बीमार है, भर्ती है। जी जिस दिन जो ये हुआ, देखिए जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको बहुत गहरा आघात पड़ता है, तो ऐसा आघात पड़ा कि उनको जो है हार्ट अटैक आया वहां पर, क्योंकि हार्ट अटैक पड़ा वहां पर। तो हम लोग तो ये फिर प्रशासन से कहा, मतलब ये है कि हार्ट अटैक पड़ा तो प्रशासन ने कहा कि ठीक है हार्ट अटैक पड़ा है, तो तुरंत उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज जारी है। जी हाँ, पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है जी। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के न्यायपालिका पर? अब न्यायपालिका से यही कहना है हमारा कि जो है अब जो मीडिया है, मीडिया ने जो भी जिस तरह से काम किया है, उन्होंने जो उस वर्ग को चिन्हित करके जो है मीडिया वाले उन्हीं के पास सिर्फ गए हैं, मतलब जो उनके विरोध में बोलते थे, जो उनको प्रिय नहीं थे, तो उन्हीं के पास गए। अगर मीडिया अगर सभ्य समाज सभ्य लोगों से बात करती और दुकानदारों से बात करती, काकोरी के और क्षेत्र के लोगों से बात करती, सिर्फ एक ही मोहल्ले के लोगों से बात करना नहीं ठीक है, और लोगों से पूछती कि ये कैसे हैं क्या है, तब जो है पूर्ण खबर होती है।
धीरे धीरे इस घटना को लेकर सियासी रंग दिया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने उस पर ट्विटर पे पोस्ट किया। इसी को लेकर अभी पिछले दिनों कांग्रेस का एक डेलीगेशन आता है जो पीड़ित बनाया गया है, रामपाल जी उनसे मिलता है, तो इसको सियासी रंग दिया जा रहा है और भाजपा को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। अब राजनीति की वजह से तो है, ऐसे तो इसमें कुछ नहीं था, कोई तथ्य भी नहीं है, लेकिन राजनीति होने के कारण जो है हमारे पिताजी तो जो है ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वर्तमान में उनकी तबीयत में कुछ सुधार तो देखिए कुछ होता है फिर गिरता है, क्योंकि जो मानसिक तनाव है वो कहाँ से जा सकता है, जो पूरे समाज में बहुत ही जो है जिसने जो बहुत ईमानदार रहा हो और किसी ने उसके मतलब कि उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत ना किया हो, तो उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही दिक्कत वाली चीज है। यूपी के लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में हुए पेशाब प्रकरण पर हम लोगों से बात करने के लिए आज काकोरी पहुंचे हुए हैं। अभी हमने इससे पहले बात की, परिजनों से जाना कि क्या हुआ था। अब हम अन्य सामाजिक लोगों से जानेंगे और काकोरी के स्थानीय निवासियों से जानेंगे कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था, जिस हिसाब से पूरा सियासी रंग ले रहा है। आखिर उस दिन क्या हुआ था और सियासी रंग का कारण क्या है, इन्हीं चीजों को जानने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं काकोरी में? हाँ, मैं यहीं काकोरी में रहता हूँ और इंटर कॉलेज तो यहाँ प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज है, मैं वहाँ केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। काकोरी कांड के विषय में आप जान रहे हैं, क्या हुआ था उससे? हाँ, यह मुझे भी जानकारी हुई। एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में यह दर्ज है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जो कि प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि बिल्कुल सत्य नहीं है जो आरोप लगाए गए हैं, और उससे न केवल जो जिस पर आरोप लगाया गया उस परिवार को कष्ट पहुंचा, और उसके साथ ही साथ काकोरी का ये जो ऐतिहासिक स्थल है वह भी एक प्रकार से बदनाम हुआ, और इसमें तमाम लोगों का कुत्सित प्रयास था जिसके चलते यह घटना इतना रंग लिया। मंदिर में पेशाब करने पर पेशाब धुलवाने और चटवाने के आरोप लगाए गए। हाँ, ऐसा हमने सुना, विभिन्न माध्यमों से सुना और सारी जानकारी मुझे हुई। जहाँ तक मुझे लगता है जो मंदिर परिसर है बहुत बड़ा है, और इस तरह की घटना जिस पर आरोप लगाया गया है वो लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और तमाम ऐसे धार्मिक कार्यों में यहाँ पर जो है वो शामिल होते रहते हैं और धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर कराते रहते हैं। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा गुप्ता जी पर, वो तो बिल्कुल कई बार मिला भी हुआ, मिलता भी रहता हूँ, और लगभग 70 वर्ष की उम्र है। स्वास्थ्य उनका बहुत पहले से ही खराब रहता है, उन्हें स्वयं भी चल सकने में या कुछ गतिविधियों में बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसा कर नहीं सकते। लगातार इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। पहले अखिलेश यादव जी पोस्ट करके इस मामले को उठाते हैं, उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने आता है, और अब भाजपा के ही पूर्व सांसद कौशल किशोर जी ने पीड़ित जनों से मिल करके उन्हें चेक सौंपा है। तो लगातार ये सियासी रंग ले रहा है ये मामला। हाँ, यह बहुत ही दुखद है कि इस तरह की जो देखिए, चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे आरोपी पक्ष हो, सब लोग एक ही समाज के और एक ही जगह के रहने वाले, और प्राय जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं भी 25 साल से हूँ, ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं थी, और इसे निश्चित तौर पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और ये जातीय रूप दिया गया है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जिसमें जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और उस समय वह व्यक्ति चला भी गया, तो जाहिर सी बात है कि कोई बात नहीं हुई होगी। तो बाद में इसको कुछ समझाने बुझाने पर जो है ऐसा रंग दिया गया, ये बड़ा गलत। आपने बताया कि वो अत्यंत सौम्य व्यक्ति थे, हम उनसे परिचित हैं। जिस हिसाब से इस समय भूमिका बनाई गई है उस हिसाब से उनको एक दबंग के रूप में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल दिखाया जा रहा है, सच्चाई। अरे भाई, जो है दबंग, मुझे तो लगता नहीं वो एक चींटी तो मार नहीं सकते, इसलिए कि जाके इतने शरीफ लोग हैं, वो एक चींटी तो मार नहीं सकते, और वो दबंग है, माफिया है, ये मैंने भी कहीं कहीं सुना। और सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है, बहुत ही सरल हृदय के हैं। मैं किसी भी तरह से इस बात को जो है सत्य नहीं कर सकता कि उनके अंदर कोई दबंग प्रवृत्ति। ऐतिहासिक स्थल को बहुत ज्यादा जो है इस तरह से बदनाम न करें, और यह भी तो सोचें
कि जिस व्यक्ति पर आरोप आप लगा रहे हैं उनकी उम्र क्या है, अवस्था क्या है। वो तमाम सामाजिक कार्यों में वह परिवार और वह स्वयं भाग लेते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं और खुद बीमार भी रहते हैं। और सुनने में ये भी आया उस समय उनको मानसिक आघात पहुंचा, अटैक भी पड़ा। तो एक व्यक्ति इधर भी तो परेशान हो रहा है। अगर कल को उनको कुछ हो गया और यह सच्चाई अंततः तो सामने आएगी ही। इस सत्य क्या है, सत्य ही हमेशा सामने आता है। और तब इसके बाद क्या इसका कोई जवाबदेही होगी? अगर उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुंचती है, उन्हें कुछ हो जाए, आज परिवार को कितना कष्ट पहुंच रहा है, तो फिर इसको कैसे हम वापस दिला पाएंगे? तो मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि इसे कुछ प्रयास न दें और इस तरह की घटना को आगे न ले जाएं। और इसे शांति से पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच का लोग इंतजार करें। मैं यही एक अध्यापक के रूप में ये कहूंगा कि जब पुलिस जांच हो रही है तो जब उसने अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी तो सब लोग अपना कैसे मानसिक रूप बना ले रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। पुलिस जब सामने लाएगी तथ्य को तो उसके बाद ही इसको जो है कहना चाहिए क्या हुआ था। हमारे साथ महिला भी हैं, स्थानीय महिला है, उनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ था माता जी उस दिन। माता जी ऐसा है भैया जी, ऐसा हुआ था कि हम लोग मंदिर बराबर जाते हैं, बराबर आते हैं और ये इतने सज्जन लोग हैं, इनका नाम दुनिया में सुना। इनकी शादी, मेरी शादी सन 75 में हुई थी, सन 24 में मेरी शादी हुई, सन 23 में रामाकांत की शादी हुई। उसके बाद ये इतने सज्जन थे कि ये चारों भाई जो बैठते थे, तो जो इन्होंने बवाल किया है तो इतना ये गोश्त मछली शराब पी करके पास में बैठ करके आता था। ये बेचारे तीनों भाई उठ कर ले जाते थे और अपने पास बिठा लेते थे। इतने ये लोग सज्जन है। ये लोगों को कोई बुरा कहा है मगर हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि हमको यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं, मगर ईश्वर के तो हमको मुंह दिखाना। मरेंगे तो साथ में कोई मेरे जाएगा नहीं, हम ही अकेले जाएंगे। ईश्वर से इस बात को हमें को करना है। इतने सज्जन लोग ये लोग हैं, चारों भाई रामाकांत की। और मैं बेटों से, अरे ये तो सारे बेटे हमारे सामने हुए हैं। हमारी जाके 61 साल की हमारी उम्र है भैया, मगर ऐसा ये लोग बेचारे हैं नहीं। इनको बदनाम किया गया। ये मसला नौटंकी का था, नौटंकी नहीं हुआ। अब बताओ, भगवान के धर्म में कहीं नौटंकी होना चाहिए? ये बताओ आप। मतलब नौटंकी बंद करवाई गई इसलिए ये पूरा मामला, इसलिए ये नौटंकी बंद कराई गई है। इसी की वजह से ये सारी समस्या हल की गई है। इसमें रात बहुत चला है मगर ये बेचारे पम्मू समझ नहीं। अब उस पर लगातार राजनीति हो रही है, बहुत कायदे से हो रही है। माता जी इसी के साथ में जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है इन्होंने ये किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति करने वाले लोगों से क्या कहेंगी? वो बिल्कुल सब गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं। कोई भी इसमें सही नहीं बोल रहा है इसमें। और सबको परखंडेश्वर बाबा बहुत जल्दी से जल्दी इनको सबको सजा देंगे, ये बताए थे ना। हम अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। काकोरी कांड लगातार सुर्खियों में है। काकोरी कांड को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। पहले विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इस मामले को लेकर उठा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस मामले को लेकर सामने आने लगे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के हम अन्य स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। इस प्रकरण पर अधिक जानकारी हम कटरा बाजार में स्थानीय अन्य लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक जी, उनसे जानेंगे कि क्या घटना है। सियासी रंग दिया जा रहा है, विपक्ष से लेकर सत्ताधीशों तक हर व्यक्ति, दलित जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास पहुंच रहा है। आरोपी जो पक्ष बनाया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। सियासी रंग दिया जा रहा है। क्या हुआ था और कैसे मामला है ये जानेंगे। डॉक्टर साहब, काकोरी कांड के विषय में आप जान रहे हैं। काकोरी कांड को लेकर आरोप लगाया गया कि आरोपी द्वारा जो पीड़ित रामपाल है उससे पेशाब चटवाई गई और धुलवाई। नहीं, देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो लोग यहाँ के बहुत ही सुलझे हुए और संभ्रांत लोग हैं। उनके साथ तो ऐसा कुछ किसी भी नागरिक के द्वारा आप सुन ही नहीं सकते ये लोग ऐसी गलती करेंगे। और जो पीड़ित है रामपाल, अगर आप इसकी मेडिकल जांच कराना चाहें तो करा के देख सकते हैं। उसने पेशाब अपने आप से किया है कि अपने आप से हो गई।
अगर अपने आप से हो गई चलिए वो बीमार है, अगर उसने अपने आप से किया मतलब यानी कि उसने समाज में दंगा भड़काने की यानी दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयत्न किया। ताकि पीड़ित जन के जो घर वाले हैं, जो उनके बेटे और पुत्र, इन लोगों को द्वारा बताया गया कि वह सांस का मरीज था, ऐसे में जब वो खांसता था तब उसको तो सब डॉक्यूमेंट तो जांच होगी क्लियर हो जाएगा उसने अपने आप से की है कि अपने आप से हो गई है। अगर वो जांच में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है तो उसने ऐसा किया अपने द्वारा। इस पे लगातार सियासत गहराती चली जा रही है, बहुत ही गलत है। किसी को बगैर सबूत के किसी भी जांच के द्वारा दोषी ठहराना ये बहुत ही गलत है और ये इस प्रकरण को लेकर के जिस प्रकार के दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है, जो आरोपी है उसको एक दबंग की भूमिका उसकी दिखाई जा रही है। क्या कहते हैं पक्ष दिखाना चाहिए कौन क्या कह रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ स्थानीय अन्य लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और जैसा कि काकोरी कांड के विषय में आप जानते हैं, आज हम काकोरी में खड़े हैं। काकोरी कांड को लेकर लगातार सियासत होती चली जा रही है, क्या कहेंगे काकोरी कांड पर हो रही सियासत पर? मेरे विचार से इसकी निष्पक्ष जब अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसकी आख्या नहीं आती है, तब तक ये सब धरना प्रदर्शन करना या इस तरीके से करना ये अच्छा नहीं, उचित नहीं मेरे विचार। जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहाँ तक सही है? आरोप तो जब तक जांच कम है, जब तक जांच आख्या नहीं आती तब तक क्या ये सिद्ध कर सकते हैं हम कि क्या सही है क्या गलत है। पहले विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग इस मामले को उठा रहे थे। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कौशल किशोर जी, वो भी पीड़ित पक्ष से मिले हैं और उसको सहायता राशि सौंपी है। मेरे विचार से जब तक उसकी जांच तथ्य सामने नहीं आते हैं तब तक किसी भी प्रकार की धनराशि सरकार से दिलाना उचित नहीं है। उसके बाद जो अगर ये आख्या सही आती है पक्ष विपक्ष में, जिसके पक्ष में आती है उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोपी बनाए गए हैं उन्हीं के भाई आरएसएस से संबंधित हैं और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन कही जाती है। ऐसे में उसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कौशल किशोर जी पीड़ित परिवारजन से मिलने जा रहे हैं, जबकि जो आरोपी बनाए गए इन लोगों के द्वारा वो भी भाजपा से ही संबंधित हैं। पीड़ित परिवारजन से मिलने वो नहीं आए। आपको मैं बता दूं कि ये परिवार जो है, मुझे लग रहा है 70 वर्षों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता उनको लाइक करती है। ऐसा कोई इनके परिवार में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो जिससे जनता पीड़ित रही हो। और इस पर सबको विचार करना चाहिए कि अपने मानसिकता में मतलब सही तरीके से कि ये सब नहीं होना चाहिए। और इसको जब तक शासन से या जो भी डिप्यूट हुए हैं अधिकारीगण उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तब तक हम क्या इसमें कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो अनुचित। ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे। स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों का साफ रूप से मानना है कि जिस प्रकार से घटना दिखाई जा रही है वास्तव में ये घटना नहीं हुई थी। कई स्थानीय लोगों से बात करने के बाद यह भी पता चला है कि जो घटना स्थल है, जो मंदिर है, वहां पर एक पहले नौटंकी हुआ करती थी जिसको बंद करा दिया गया मंदिर प्रबंधक के द्वारा। और जो मंदिर प्रबंधक है, जो मंदिर का प्रबंध है, वो इन्हीं पम्मू के घर के लोगों द्वारा किया जाता है। इन लोगों का आरोप है कि इसी नौटंकी बंद कराने को लेकर लोगों ने साजिश की और साजिश के बाद यह षड्यंत्र रचा है और इनके ऊपर इस प्रकार के घिनौने आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। इसी के साथ पीड़ित परिवारजन के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला वो बात नहीं कर पाएंगे। आरोपी पक्ष के घर वालों से हमने बात की। आरोपी पक्ष के घर वालों का सीधे रूप से यह कहना है कि राजनीतिक रूप न दिया जाए। उनकी पहले से तबीयत खराब है, वर्तमान में वह पुलिस अभिरक्षा में है और उनका इलाज जारी है। कैमरामैन श्याम तिवारी के साथ हिमांशु शुक्ला। सारे तथ्यों को बारीकी से समझने के बाद हमारी टीम को यह पता चला कि मंदिर में हो रहे अश्लील नृत्य को बंद करवाने के चलते यह एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। चूँकि आरोपी स्वामीकांत का परिवार एक व्यापारिक परिवार है, 1980 के दशक से इस परिवार का आरएसएस से जुड़ाव रहा है। इस परिवार ने न सिर्फ सामाजिक बल्कि राष्ट्र हित के लिए कई काम किए हैं। सूत्रों का दावा है कि एक कथित किसान नेता ने एक राजनेता के साथ व कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर धन लाभ के लिए यह साजिश रची थी। एक अकेला 65 वर्ष का बुजुर्ग
दूसरे बुजुर्ग से मानव मूत्र नहीं चटवा सकता। घटना स्थल के ठीक सामने पीड़ित रामपाल का घर है। उनके घर में उनके बेटे पोते सहित अन्य कई लोग हैं। ऐसे में यदि कोई बलपूर्वक रामपाल को मानव मूत्र चटवाने का प्रयास करता तो रामपाल अपने घर के लोगों को बुला लेते। सूत्रों का यह भी दावा है कि मंदिर के सामने बने कुछ घरों के लोग मंदिर परिसर में ही नशा करते हैं। इसका विरोध करने वालों के साथ यह लोग ऐसा ही करते हैं। पीड़ित रामपाल व उनके पोते मुकेश की छवि एक जातिवादी व्यक्ति के रूप में है। जिस समय यह घटना हुई उस समय रामपाल मंदिर परिसर में तालाब के किनारे बनी बेंच पर बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर मंदिर के सत्संग हॉल में पेशाब कर आपसी सौहार्द मिटाने की कोशिश की थी। विरोध करने पर यह षड्यंत्र रचा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी स्वामीकांत गुप्ता के बड़े भाई रमाकांत गुप्ता ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। फिलहाल कई सामाजिक संगठन अब रमाकांत के साथ खड़े हैं। कई स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। एक अधिवक्ता ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी दलित को सार्वजनिक स्थान पर कई लोगों के बीच में जाति सूचक गालियां देता है तभी SC/ST एक्ट प्रभावी होता है। किंतु इस प्रकरण में पीड़ित रामपाल के अनुसार घटना के समय केवल आरोपी स्वामीकांत व पीड़ित रामपाल ही घटना स्थल पर मौजूद थे। ऐसे में SC/ST एक्ट कैसे प्रभावित हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। इसी के साथ काकोरी कांड में पुलिस ने भी दबाव में आकर आरोपी बनाए गए स्वामीकांत को हिरासत में ले लिया। जबकि कानूनी जानकारों का कहना है कि जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें 7 साल से कम की सजा है। ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में एक आदेश सुनाया था जिसमें बताया था कि 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दरअसल अरुणेश कुमार बनाम बिहार सरकार वर्ष 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जिन अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष की कैद होगी उसमें गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक लगाना था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे ताकि बेगुनाह लोगों को परेशानी न हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस बिना किसी पुख्ता कारण किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसी के साथ पुलिस को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी और मजिस्ट्रेट को यह जांचना होगा कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं। इस नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी आरोपी को 7 साल या उससे कम की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को गिरफ्तारी से पहले चेकलिस्ट का पालन करना होता है। इस चेकलिस्ट में यह पॉइंट शामिल है कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है और इसके क्या कारण हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट को यह जांचना भी होता है कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 41 और 41A के तहत बनाया है। यह धाराएं पुलिस की गिरफ्तारी की शक्तियों को परिभाषित करती हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। दरअसल CRPC की धारा 41 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के अधिकारों को परिभाषित करती है। वहीं धारा 41A उन मामलों पर लागू होती है जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। इसमें पुलिस को आरोपी को नोटिस जारी करना होता है और अगर आरोपी नोटिस का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPC की धारा 41A के अनुसार अगर आरोपी पुलिस के सामने पेश होता है और पुलिस की जांच में सहयोग करने का विश्वास दिलाता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि आरोपी देश छोड़ने की कोशिश न करे, साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित न करे और आरोपी की वजह से शांति भंग न हो रही हो तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। किंतु काकोरी कांड के मुख्य आरोपी स्वामीकांत गुप्ता को फिर भी पुलिस ने दबाव में आकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तारी को लेकर दी गई शर्तों का आरोपी स्वामीकांत पहले से पालन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस की जांच में अब यह साफ होगा कि इस घटना की वास्तविकता क्या है। यदि षड्यंत्र के तहत इस मामूली विवाद को पेशाब कांड का रूप दिया गया तो इसका सूत्रधार कौन है, पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। फिलहाल आरोपी परिवार के परिवारी जनों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है तथा मामले में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। इसी के साथ पीड़ित रामपाल ने भी इस प्रकरण में राजनेताओं पर मामले को तूल देने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल काकोरी पुलिस उच्च अधिकारियों की देखरेख में पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही सच सामने लाने की बात भी कह रही है। लखनऊ से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।